Students, today in English Literature, BA Part First, Paper First, English Poetry and Drama, we will start with our second poem by William Shakespeare. Title of the poem is Went to the Sessions of Sweet Silent Thought. Now, this poem went to the sessions of Sweet Silent Thought, as the title says. अपने आप में ये टाइटल बता रहा है कि जब उसे स्वीट साइलेंट थॉट्स के सेशन में वो जाता है. सेशन इज़ अ लीगल मेटाफर. सेशन आपने सुना होगा, कोर्ट के सेशंस होते हैं, तो उसी तरह से ये जो सेशन वर्ड है एक लीगल मेटाफर उसने यूज़ किया है क्योंकि वो बीते हुए समय की बात कर रहा है. बेसिकली दिस सोनेट इज़ addressed to his very close and best friend who is now dead. तो उसके बारे में वो जब वो बात कर रहा है तो उसको उसके से जुड़े हुए स्वीट थॉट्स को वो याद कर रहा है, जो कि अब उस पास्ट का हिस्सा बन गए हैं, जो अब सब कुछ पास्ट में बीत चुका है. लेकिन वो कहता है कि उसके सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, सारी वरीज़ ख़त्म हो जाती हैं जैसे ही वो अपने उस फ्रेंड को याद करता है. उसकी रिमेम्बरेंस से सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं. सो इन दिस सोनेट बेसिकली हमने जब अपनी फर्स्ट पोएम पढ़ी थी एडमंड स्पेंसर की, दैट वाज आल्सो अ सोनेट, और मैंने आपको बताया था दैट सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं. एक ऑक्टेव होता है जिसे हम 8 लाइन्स कहते हैं, सस्टेड 6 लाइन्स होती हैं, और एंड में उस पोएम में जो फर्स्ट पोएम थी उसमें एक कपलेट था. एंड सो अ सोनेट हैज़ active, sestet and a couplet. Right. Now, we are talking about Shakespearean sonnet. शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो आपकी जो एडमंड स्पेंसर की सोनेट है उससे डिफरेंट है. राइट. तो जो एडमंड स्पेंसर की सोनेट है आइस एंड फायर हमने पढ़ी, तो उसमें हमने वही ट्रेडिशन फॉलो हुई, ऑक्टेव, सेस्टेड एंड 2 कपलेट, 2 लाइन्स कपलेट. But in this poem by William Shakespeare, we are going to see 3 stanzas of quatrains. 3 quatrains and a couplet is Shakespearean sonnet. 3 quatrains means where we have 3 stanzas of 4 lines each, and in poetry 4 line stanza is called quatrain. 4 लाइनों का जो स्टांजा होता है उसे इंग्लिश लिटरेचर में क्वाट्रेन कहते हैं. QUATRAIN, क्वाट्रेन. क्वाट्रेन इज़ 4 लाइन्स. ओके, सो वी हैव 3 stanzas of 4 line each, and in the end we have a 1 couplet. Okay, so these 3 quatrains plus 1 couplet is equal to Shakespearean sonnet. आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर. आपको क्लियर हो गया है कि शेक्सपियर की जो सोनेट है उसमें वो सोनेट जो है एडमंड स्पेंसर की सोनेट से डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एडमंड स्पेंसर की सोनेट में आपको वही 14 लाइन्स थी, ऑक्टेव था, सेस्टेड था और एक कपलेट था. राइट. और यहाँ पर शेक्सपियर की जो सोनेट है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, इस सोनेट में आपके पास 3 क्वाट्रेंस और एक कपलेट है. दैट मीन्स 14 लाइन्स. इसलिए शेक्सपियरियन सोनेट से एडमंड स्पेंसर की सोनेट थोड़ी सी डिफरेंट है. ये इसमें एक रिमार्केबल डिफरेंस है इन दोनों सोनेट्स में. नाउ अब हम बात कर रहे हैं सोनेट की. तो जो सोनेट है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, इस सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में रिमेम्बरेंस नाम से जाना जाता है. दिस सोनेट इज़ कॉमनली कॉल्ड रिमेम्बरेंस सोनेट नंबर 30th. ओके,
और ये सोनेट जो है मैंने आपको जैसे बताया इज़ एड्रेस टू अ यंग मैन ऑफ रैंक whose identity has not been definitely established, है ना। एक युवक है, एक फेयर मैन, एक सुंदर व्यक्ति है, पुरुष है, ऑफ रैंक, रैंक का मतलब है ऊंचे कुल का, ऊंचे पद पर उसको ये एड्रेस की गई है, जो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। उसकी आइडेंटिटी हमें क्लियर नहीं है। WH इनिशियल्स उनकी शेक्सपियर के वर्क्स में आपको मिलते हैं, पर WH का फुल फॉर्म क्या है, क्या नाम है उनका, ये हमें पता नहीं है, राइट। तो हेयर द पोएट पेज his friend handsome compliment that he has only to think of his friend and all his miseries and losses are forgotten। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और इस पोएम के थ्रू शेक्सपियर जो है वो अपने फ्रेंड के लिए ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि जैसे ही वो अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है, वो फ्रेंड जो कि प्रेजेंट में उसके पास नहीं है बिकॉज ही इज़ डेड, सो एज सून एज ही रिकॉल्स दैट एक्सपीरियंस और दैट लाइफ, पास्ट लाइफ स्पेंट विद हिज फ्रेंड, नाउ उसके सारे रिग्रेट्स, उसके सारे लॉसेस, उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बिकॉज़ लाइफ में आपके पास आपको बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट होता है, बहुत सारी चीज़ों का पश्चाताप होता है, कई सारे आपके साथ नुकसान भी हो जाते हैं, और कई लोगों जिनसे आप प्यार करते हो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, एंड ऐसी जगह चले जाते हैं, प्लेसेस वेयर दैट ही विल नेवर सी अगेन, यानी उस स्थान से लौट कर आना मुश्किल है, क्योंकि इफ़ यू आर गॉन फॉर एवर, यानी मीन्स दैट वो जो डेथ का रीजन है, जहाँ डेथ रहती है ऐसा माना जाता है, उस लैंड से कोई लौट कर नहीं आ सकता, राइट। तो जब वो इस फेयर यूथ, इस हैंडसम यूथ के बारे में सोचता है, उसको रिमेंबर करता है, तो उसके सारे सॉरोज जो हैं वो रिलीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वी विल बिगिन दिस पोएम, एंड बेसिक जो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को दे सकता है वो ये है दैट उसकी लाइफ के सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, सारी अनरियलाइज्ड होप्स जो हैं वो कंपनसेट हो जाती हैं, उनकी भरपाई हो जाती है। जितनी भी निराशाएं या अनरियलाइज्ड होप्स, ऐसी आशाएं जो कि पूरी नहीं हो पाई, also for the loss of earlier friends. The theme is that of lost friends and lost loves. Alliteration runs all through the poem. Alliteration जो कि एक लिटरेरी टर्म है, जिसके बारे में जब हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे तो आपको पता है जो सिमिलर साउंड जो है बार बार रिपीट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन, जो कि आप यहाँ पोएम में देखते हैं। थॉट एंड सॉट एंड नाइट एंड साइट, फॉरगॉन, थॉर्न, before, right, goes with forgone and before and moon. So in the first quatrain, ये 30th sonnet का जो first quatrain है, when to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new veil my dear times waste. अब वो he starts this stanza by dwelling on the past. यहाँ जो वर्ड स्पीकर है that means the poet. स्पीकर का मतलब यहाँ पोइट से है, हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं। पोइट जो है वो पोएम की स्टार्टिंग कहाँ कर रहा है, ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। ड्वेल करना मीन्स टू लिव, ही इज़ लिविंग इन पास्ट, और ही इज़ talking about the time which he has spent with his friend, that friend which is not available right now. Okay, अभी वो प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ नहीं है, वो पास का हिस्सा बन चुका है, और उन्हीं पास पर ड्वेल करते हुए, उन्हीं पास को ट्रीट करते हुए उसने ये सोनेट लिखा है।
ओके, तो वो कह रहा है कि उसकी लाइफ में कई अननेम थिंग्स हैं. दीज इमोशंस आर स्पेशली प्रिवेलेंट व्हेन ही इज सिटिंग इन साइलेंस. देन इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन द लास्ट लाइन में देखियो आप, जब वो कहता है आई साई द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट विद ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट. डब्लू साइंड इज रिपीटिंग. तो यहाँ एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, राइट. तो यहाँ ये जो क्वाड्रेंट में जो वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, वोज, वेल, वेस्ट, ही इज़ एक्सप्लेनिंग हाउ वाइल मोर्निंग ही इज़ एडिंग टू न्यू ग्रीफ टू द ओल्ड एंड इंक्रीजिंग इट. यानी उसके पुराने जो ओल्ड व्यूज़ थे, ओल्ड ग्रीफ्स थे, उनको न्यू ग्रीफ्स में ऐड कर रहा है ओल्ड के साथ में. क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों को फिर से याद करते हैं तो हमारे लिए वो नया दर्द, नया दुख बन जाता है, राइट. तो यहाँ पोएम में जो पोइट है, शेक्सपियर है, जब वो अपने इस फ्रेंड को याद कर रहा है तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है. नेक्स्ट क्वाड्रेंट में वो कहता है, देन कैन आई ड्राउन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट and weep afresh love's long since cancelled woe and mourn the expense of many a vanished sight. सेकेंड क्वाड्रेंट में वो डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट ही डज व्हेन ही गेट्स इनटू द दिस डिप्रेस स्टेट. क्या करता है जब वो दुखी होता है? ही क्राइज और ड्राउन्स हिज आइज, अपनी आँखों को आंसुओं में डुबो लेता है. समथिंग दैट इज़ अनयूजुअल फॉर हिम. और पोइट यहाँ पे क्राइज फॉर द लॉस्ट फ्रेंड्स who he can never see again. They are lost to the darkness of night and death somewhere in the past. Lost night में lost है, darkness में lost है, और death की वजह से they are lost. ऐसे past में चले गए हैं, somewhere in the past, जिस पर देखा नहीं जा सकता, उनसे मिला नहीं जा सकता. He also mourns for loves long since lost. These emotions hit him as though they were new. Lastly, he adds that he grieves for all the vanished sights he is never going to see again. ठीक है, वो सारे उन्हीं vanished sight को भी मोन कर रहा है, दुखी हो रहा है. वो सारे long since cancelled वो afresh loves, weep afresh loves, long since cancelled वो, उन सारी चीज़ों को फ्रेश कर रहा है. उन सब पुराने जो बीत गई चीज़ें हैं उनको फिर से याद कर रहा है. And he mourns for lovers long since lost. Emotions hit him as though they are new. Lastly, he adds that he grieves for all the vanished sights he is never going to see again. These are the places and experiences that won't ever be his again except in memory. Okay. And now we are going to see into the next quatrain. Then can I grieve at grievances forgone and heavily from woe to woe tell over the sad account of for bemoaned moan which I knew pay as if not paid before. ये जो फाइनल क्वाट्रेन है 30th सोनेट की, इसमें पोइट जो है वो आपको अपना इनिशियल पीरियड बता रहा है ग्रीफ का. कहता है कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, वो जो बीत चुकी हैं, ग्रीवेंसेस फॉरगॉन हो चुके हैं, क्या मैं उन पर विलाप कर सकता हूँ, ग्रीव कर सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ. हैविली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर, और अपने भारी दिल के साथ वो एक के बाद एक दुख को फिर से बताने की कोशिश कर रहा है. तो वो जो सैड अकाउंट है ऑफ फोर बिमोन्ड मोन, फोर मीन्स बिफोर, जो पहले पास्ट में जो जिस चीज़ को हमने बिमोन्ड मतलब हम जिस पर विलाप कर चुके हैं, जिसके लिए दुखी हो चुके हैं, प्रेजेंट में उसको याद करके वो फिर से फिर से विलाप कर रहा है, फिर से दुखी हो रहा है. तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर. यानी वो अपने उन ग्रीवियंसेस को फिर से रिविजिट क्यों कर रहा है, फिर से उन्हें याद क्यों कर रहा है, जस्ट टू मेक न्यू पेमेंट, फिर से नए तरीके से वो उसको फिर से पे करना चाहता है. वो जो ग्रीवेंसेस हैं उनकी पूर्ति करना चाह रहा है, क्योंकि वो अब पेन उसके लिए नया है. एज इफ़ नॉट पेड बिफोर, उसको ऐसा लगता है कि जो उसका ऋण था, है ना, मित्र का जो ऋण था वो उसे शायद चुका नहीं पाया है, तो उसको फिर से चुकाने की कोशिश कर रहा है.
His tears reach into the past and leave everything that he has let go of, but now confronts him as though it is fresh. वो सब बीते चीज़ों को फिर से कन्फ्रंट कर रहा है, फिर से उनका सामना कर रहा है एज इफ़ इट इज़ फ्रेश, जैसे कि बिल्कुल ताज़ा हो. तो इस तरह से वो जो पेन है जो बीत चुका है वो अब न्यू हो गया है, नया हो गया है. ही पेज इट एज दो ही हैड नॉट पेड बिफोर. Throughout this section of the poem, the couplet Shakespeare uses words like account, losses, pay. तो ये एक मेटाफर क्रिएट करता है that connects his emotional losses to financial ones. है ना, अपने इमोशनल लॉसेस को वो फाइनेंशियल लॉसेस के साथ कंपेयर कर रहा है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग यूज ऑफ लैंग्वेज दैट हेल्प्स हिम गेट टू द रूट ऑफ हिज लॉस while also conveying the loss more clearly to the reader. और इन वर्ड्स को यूज़ करके वो अपने लॉस को एम्फेसाइज कर पा रहा है और रीडर्स को क्लियर कर पा रहा है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ी कमी हो गई है उस फ्रेंड के ना रहने से. नाउ वी कम टू द लास्ट 2 lines, द कपलेट ऑफ द सोनेट. बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, जो सबसे ही ब्यूटिफुल है. ऑल लॉसेज आर रेस्टोर्ड एंड सोरोज एंड. ये जो फाइनल 2 lines हैं सोनेट 30th की, इसमें जो पोइट है शेक्सपियर जो है ट्रांजिशंस इनटू द टर्न और वॉल्टा. ये जो वॉल्टा वर्ड है इसका मतलब होता है कि सारा जो भी आपका दुख था वो सब खुशी में परिवर्तित हो गया. दिस इज सीन थ्रू अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ डियर फ्रेंड द फेयर यूथ, जिसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है. वो एक सुंदर युवक है जिसके बारे में WH 2 इनिशियल्स मिलते हैं. एग्जैक्टली कौन था, क्या नाम था उसकी, कोई वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिलते हैं. तो वो उस फ्रेंड को एड्रेस करते हुए कह रहा है, वेयर एवर ही इज़ एज डिप्रेस्ड एज ही डिस्क्राइब्स इन द प्रीवियस लाइन्स, ही थिंक्स ऑफ द यूथ एंड हिज लॉसेज आर रेस्टोर्ड एंड हिज सोरोज एंड. जितने भी लॉसेस थे, जो भी आपके, है ना, जो आपको हर्जाना हुआ था, जो आपको कष्ट हुआ था, जो आपको दुख हुए थे, जो आपकी नुकसान हुए थे, सारे सारे रेस्टोर हो जाते हैं, उनकी भरपाई हो जाती है. एंड his sorrows end. So with this we come to the end of this sonnet. और ये जो sonnet है ये इस आइडिया के साथ, इस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ ख़त्म हो रही है कि उसको लगता है कि उसका सारा अकाउंट अब क्लियर हो गया है. और इस मूड में जबकि वो अपने उस डियर फ्रेंड को याद करता है, उसके ऑल लॉसेज आर रेस्टोर्ड एंड माई सोरोज आर ओवर, दे एंड. अब वो किसी प्रकार के किसी दुख का अनुभव नहीं कर रहा है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पोएम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास.